So, hi everyone. In today's class, we will discuss about the questions of stoichiometric based concept. पिछले क्लासेस में हमने इसकी एक थ्योरेटिकल बैकग्राउंड ले लिया था, इसकी इंपॉर्टेंस सिग्निफिकेंस को समझ लिया था अच्छे से. लिमिटिंग रीएजेंट के बारे में हमने जान लिया था कि क्या होता है आखिर. आज हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इसकी. जो आज की क्लास में जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो इस क्लास को थोड़ी खास बना देती है, वो ये है कि हम सिर्फ 3 स्टेप्स को फॉलो करेंगे और वही 3 स्टेप्स जो है हम सारे क्वेश्चंस को में अप्लाई करेंगे और आंसर लाएंगे. और आप जो भी क्वेश्चंस बनाओगे इसको स्टोइकोमेट्रिक कॉन्सेप्ट को लेके, जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे वो सारे वो 3 स्टेप्स को फॉलो करके इजीली बन जाएंगे. ठीक है. सो आज की क्लास में हम यही डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सो आज की टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें हैं जो आपको पहले कर लेनी है. अगर आप 12th क्लास में हो तब तो आपने शायद कर लिया होगा. अगर 11th में हो, फ्रेशर हो, तो अभी से आपको सबसे पहले ये करनी है. फर्स्ट थिंग जो है वो है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर. पीरियोडिक टेबल में जितनी एलिमेंट्स है आपको एटॉमिक नंबर याद होनी चाहिए, मास नंबर याद होनी चाहिए. अगर सारी एलिमेंट की नहीं याद हो रही है तो कम से कम आपको 1 से लेकर 30 तक तो याद होनी चाहिए. ठीक है. क्योंकि आप केमिस्ट्री के जितनी आगे चैप्टर्स पढ़ने वाले हो सब में आपको हेल्प होगा. सेकेंड थिंग इज दैट आपको इक्वेशन बैलेंस करनी आनी चाहिए. सो बैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करना आना चाहिए, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट स्टेप है, जो आज हम पढ़ने वाले जितने क्वेश्चंस को हम आज यहाँ डिस्कस करेंगे, फर्स्ट जो आपका स्टेप है वही है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन. तो आपको आना चाहिए. अगर नहीं आती तो 9th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी बुक है, वहां पे स्टेप बाय स्टेप चैप्टर 1 में ही दी हुई है, तो आप वहां से जाके चेक कर सकते हो. थर्ड थिंग जो है वो है मोल कॉन्सेप्ट. मोल कॉन्सेप्ट आनी चाहिए. एटलीस्ट जो 3 फॉर्मूलाज होती है नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए, वो अच्छे से आने चाहिए. अगर डिटेल्ड पर पूरे मोल कॉन्सेप्ट आए तो ज्यादा बेटर है. तो उसके लिए जो मेरी इसी चैप्टर की पार्ट 1 पार्ट 2 जो है उसमें आपको अच्छे से मिल जाएगा मोल कॉन्सेप्ट का डिटेल्ड वीडियो, जिसमें बहुत सारी क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस कर रखे हैं. ठीक है. नाउ अब हम आते हैं जो 3 स्टेप्स है, जो कि हर एक क्वेश्चंस में हम लगाने वाले हैं. उसकी जो फर्स्ट जो कह सकते हैं, अगर हम फर्स्ट जो स्टेप है वो है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन. स्टेप 1 इज बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन को बैलेंस करना है हमें. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप 2 इज मोल. से क्या मतलब है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चंस में दी हुई होंगी उसको हमको मोल के टर्म्स में लाना है. ठीक है. अब वो इंफॉर्मेशन आपको ग्राम्स के टर्म में भी आ सकती है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के भी टर्म में आ सकती है, वॉल्यूम के टर्म में दे सकती है. तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है. आपको मास नहीं देखना है, वॉल्यूम नहीं देखना है, मास वॉल्यूम कुछ नहीं देखना है. आपको सिर्फ उसको मोल्स में कन्वर्ट करना है. मोल्स में कैलकुलेशन करना रिलेटिवली मास वॉल्यूम मॉलिक्यूल से इजी होता है. ठीक है. तो स्टेप 2 जो होगा वो हर एक क्वेश्चन के लिए होगा. हमें सबसे पहले मोल निकालनी है. स्टेप 3 इज यूनिटरी मेथड. ठीक है. स्टेप 3 इज यूनिटरी मेथड का यूज करना है. अब जो भी आपको निकालना है प्रोडक्ट्स के लिए, या फिर जो भी आपका क्वेश्चन है, आपको यूनिटरी मेथड की यूज करके अपना आंसर लाना है. सो ये जो 3 स्टेप्स है ना, वो सारे क्वेश्चंस में अप्लाई हम करेंगे. और आप जितने भी क्वेश्चंस बनाओगे एनसीईआरटी की या कहीं की भी, तो आपको सारे इसी 3 स्टेप्स में आपको सब कुछ क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा. ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. सो अब हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है
वो है व्हाट अमाउंट ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ इतना ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड ऑन एन एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट दिया हुआ है, इसको नाइट्राइट से कंफ्यूज मत कीजिएगा। नाइट्राइट जो होता है उसकी फॉर्मूला जो होती है वो NO2 होती है, और नाइट्रेट की जो फॉर्मूला होती है वो NO3 होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, सबसे जो पहली काम है होती है क्या, हमें इक्वेशन को बैलेंस करना है, लेकिन यहाँ पे इक्वेशन तो दी हुई नहीं है, यानी हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी यहाँ पे, उसके बाद हम बैलेंस करेंगे। सो इक्वेशन बनाएंगे हम सबसे पहले। व्हाट अमाउंट ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज फॉर्म्ड, सिल्वर क्लोराइड फॉर्मेशन की बात हो रही है, यानी कि ये प्रोडक्ट साइड होगा। ठीक है, उसके बाद फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ इतना सोडियम क्लोराइड ऑन एन एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्राइड, यानी कि ये दोनों हमारे रिएक्टेंट होंगे। तो NaCl प्लस AgNO3 NaNO3। ठीक है, सो ये जो है हमारी रिएक्शन हो गई। राइट ना, अब हम देखना है, हमें जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो हमें इक्वेशन को बैलेंस करना है सबसे पहले। तो इक्वेशन बैलेंस है, सोडियम एक है, सोडियम एक है, Ag एक है, Ag एक है, NO3 एक है, Cl एक है, Cl एक है। तो इक्वेशन जो है वो बैलेंस है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है नंबर ऑफ मोल्स निकालना। हमारी एक डील हुई है कि जितने भी क्वेश्चंस हम देखेंगे स्टोइकियोमेट्री से, सबसे पहले हम उसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। ठीक है, तो अब हमारे क्वेश्चन में ग्राम दिया हुआ है, मतलब वेट के टर्म्स में हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ मास होता है गिवन मास बाय मोलर मास। राइट, सो गिवन मास कितनी है 5.850। अच्छा, ये जो मास है वो सोडियम क्लोराइड की है। ठीक है, तो जो मोलर मास भी हम लेंगे वो हम किसकी लेंगे, सोडियम क्लोराइड की लेंगे ऑफ कोर्स। तो सोडियम क्लोराइड की लेंगे, तो सोडियम की कितनी मास होती है 23, प्लस क्लोरीन की कितनी मास होती है 35.5। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जब भी आप ये क्वेश्चन, ये जो टॉपिक है वो स्टार्ट कर रहे हो, इवन केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हो ना 11 की, तो आपको एटॉमिक नंबर, एटॉमिक जो मास नंबर होती है वो याद होनी चाहिए। सबकी नहीं याद कर रहे हो तो आपको कम से कम 1 से लेकर 30 तक की याद होनी चाहिए, क्योंकि देखो इन्हीं सब चीजों का यहाँ पे यूज हो रही है। ठीक है, बस को हम प्लस कर लेंगे 5.850 बाई, इसको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 50, 55, 53, 58 ही आएगा, 58.50 आ रहा है। ठीक है, यानी कि हमारा जो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा वो 0.1 मोल हो जाएगा। नाउ जो स्टेप 3 है हमारा वो है यूनिटरी मेथड। अब हम यूनिटरी मेथड कैसे लगाएंगे यहाँ पे हम सीखेंगे। हमारा जो इक्वेशन है वो ये है, रिएक्शन जो है हमारा वो ये है। इंफॉर्मेशन हमें किसके बारे में दी हुई है, हमें इंफॉर्मेशन NaCl के बारे में दी हुई है। हमसे पूछा किसके बारे में गया है, हमसे पूछा इसके बारे में गया हुआ है, AgCl के बारे में पूछा गया है। तो अब हम इन दोनों को यूनिटरी मेथड से रिलेट करेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल है उसके आगे कुछ भी नहीं है, 1 है। तो 1 होने का मतलब क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करता है। हमने ये डिस्कस कर लिया है कि जब भी इक्वेशन बैलेंस होती है तो उसकी जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होती है वो मोल को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे भी मोल है, यानी कि 1 मोल ऑफ NaCl जो होगा उससे हमें 1 मोल ऑफ AgCl मिलेगा। कह सकते हैं ना, सारी की जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो 1, 1, 1 ही है। तो अगर हमें क्वेश्चन में हमें NaCl की इन्फॉर्मेशन दी हुई है तो हमने NaCl को उठाया, और AgCl के बारे में हमें पूछा गया है तो हमने AgCl को उठा लिया। 1 मोल ऑफ NaCl इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ AgCl। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 1 मोल ऑफ NaCl जो है वो रिएक्ट करेगा टू फॉर्म 1 मोल ऑफ AgCl। ना हमें निकालना, अब हमने जो निकाला है ये 0.1 मोल ऑफ NaCl, वो NaCl का निकाला है। मतलब रिएक्शन में इतने ग्राम पर जो नंबर ऑफ मोल्स होगा वो होगा 0.1 मोल, किसका, NaCl का। तो 0.1 मोल ऑफ NaCl के पास कितनी AgCl होंगे। ठीक है,
इसके पास भी 0.1 मोल ऑफ AgCl होंगे। जब 1 मोल ऑफ NaCl रिएक्ट कर रहा है तो फॉर्म 1 मोल ऑफ AgCl, तो 0.1 मोल ऑफ NaCl भी 0.1 मोल ऑफ AgCl ही देगा। तो इससे क्या हुआ, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स AgCl की निकल गई। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है व्हाट अमाउंट, अमाउंट मतलब मास। तो अगेन हम जो नंबर ऑफ मोल्स जो यूज करेंगे फॉर्मूला, वो हम यही वाला यूज करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास हमें निकालनी है, मतलब इसको हम x मान लेते हैं, x हमें निकालनी है, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मोलर मास इनटू नंबर ऑफ मोल्स। मोलर मास कितनी दी हुई है, मोलर मास हमें निकालनी पड़ेगी। AgCl की मोलर मास कितनी होती है वो हमें निकालनी पड़ेगी, उसको नंबर ऑफ मोल्स जो 0.1 है उससे इनटू करना पड़ेगा। तो AgCl की जो मोलर मास होती है, देखो क्वेश्चंस में दिया भी रहता है कभी कभी नहीं भी दिया होता है, इसीलिए मैंने सेफ साइड से कहा कि आप याद कर लो तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि आपको सारे चैप्टर्स में हेल्प मिलेगा उससे। ठीक है, सारी नहीं याद हो रही तो कम से कम 30 तक तो याद आपको करनी ही पड़ेगी। तो Ag के मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ, तो Ag का जो मास नंबर होता है वो जो मास होती है Ag की वो होती है 107.8, राइट। सो हम यहाँ पे सबसे पहले मोलर मास निकाल लेंगे, 107.8 प्लस Cl की कितनी होती है 35.5, ओके, इंटू 0.1। इसको प्लस करोगे तो आएगा 143.5 इंटू 0.1, तो आंसर जो होगा वो होगा 14.35 ग्राम। ठीक है, आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 14.35 ग्राम, राइट। सो इस तरह से क्वेश्चंस बनाएंगे। तो वही हम 3 स्टेप्स का यूज कर रहे हैं बेसिकली। तो फर्स्ट इज बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, सेकेंड इज जो भी इंफॉर्मेशन हमारे रिएक्टेंट में दी हुई है उसको हम नंबर ऑफ मोल्स में निकालेंगे, एंड तीसरी जो चीज हम यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं यूनिटरी मेथड की। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। So our next question is question number 2. At 100 degrees Celsius for complete combustion of 3 gram of ethane, the required volume of oxygen and produced volume of CO2 at STP will be. Now, यहाँ पे complete combustion दिया हुआ है, ओके, और यहाँ पे इथेन की बात हो रही है। सो इथेन एक हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोजन एंड कार्बन से मिलकर बना है। तो एक चीज आपको याद रखनी है, सबसे पहले तो जब भी हाइड्रोकार्बन की कंबस्शन की बात होगी ना, तो CO2 प्लस H2O विल फॉर्म। ठीक है, कंबशन जब भी होगा हाइड्रोकार्बन का, CO2 एंड H2O विल बी द प्रोडक्ट। क्यों होगा, क्योंकि अब हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन एंड कार्बन से मिलकर ही बना हुआ है। तो जो कंबशन प्रोडक्ट भी होगा वो भी कार्बन एंड हाइड्रोजन वाले प्रोडक्ट्स ही वहां पे भी होंगे, ओके। सो ये थिंग है। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है होता है वो होता है रिएक्शन को बैलेंस करना, क्योंकि अब यहाँ पे रिएक्शंस तो दी नहीं हुई है तो हमें खुद से बनानी पड़ेंगी। इथेन है, इथेन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, C2H2N प्लस CnH2n प्लस 2। ये होता है, हमने पढ़ रखा होगा हाइड्रोकार्बन्स में, अगर नहीं पढ़ा रखा तो 9 या 10th क्लास में भी आई थिंक है ये चैप्टर। तो इथेन का जो फॉर्मूला होता है वो होगा C2H6, ओके। नाउ कंबशन हो रही है, मतलब ऑक्सीजन भी होगा। अब मैंने बोला ये प्रोडक्ट होगा, तो CO2 प्लस H2O। रिएक्शंस तो हमने लिख दी है, अब हमें इसे बैलेंस करना है, तभी हमारा फर्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट होगा। बैलेंस करना है तो यहाँ पे 2, यहाँ पे मैं देख रही हूँ यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन है, तो हम यहाँ पे पहले 2 लगा देते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 3 लगा देते हैं, ओके। ऑक्सीजन रिएक्टेंट जो है यहाँ पे वो 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो 4 एंड 3 7 है। तो यहाँ पे अगर हम 7 लिख देते हैं, 7 यहाँ पे लिख देते हैं, तो यहाँ पे टोटल 14 ऑक्सीजन हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे तो 7 ही है। इसका मतलब ये है कि जितने भी यहाँ पे क्वांटिटीज है जहाँ पे ऑक्सीजन है, अगर हम इसको डबल कर देते हैं तो हमारा इक्वेशन बैलेंस हो सकता है। तो मैं इसमें क्या करती हूँ, C2H6 प्लस 7O2 4CO2
एंड 6H2O, राइट। अब ऑक्सीजन का देखते हैं, 6 ऑक्सीजन है और 8 इधर ऑक्सीजन है, तो 8 + 6 कितना हो जाएगा, 9, 10, 14। तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन बैलेंस है, 12 हाइड्रोजन है, नहीं, हाइड्रोजन एंड कार्बन बैलेंस नहीं है। अगर यहाँ पे मैं 2 लगा दूं तो कार्बन बैलेंस हो जाएगा और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएगा। सो ये हमारा फाइनल इक्वेशन रेडी है, जहां पे सारी एटॉम्स जो है वो बैलेंस हो गए हैं। ओके, नाउ जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, वो है जो भी इंफॉर्मेशन हमारी रिएक्टेंट में दी हुई है उसे हमें नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है, राइट। तो क्या दी हुई है, 3 ग्राम दी हुई है, किसकी, इथेन की। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, सो फॉर्मूला जो होता है वो होता है N = गिवन मास बाय मोलर मास। सो गिवन मास कितनी है, 3 ग्राम बाय इसकी जो इथेन की जो है वो मोलर मास कितनी हो जाएगी, 2 × 12 + 6 × 1। सो 3, 12 × 24 + 6 यानी 3/30 यानी 0.1 मोल। सो ये जो मोल आया वो हमारा किसका आया, C2H6 का। इसका मतलब ये हुआ कि अगर रिएक्शन में हमारे पास 3 ग्राम ऑफ इथेन प्रेजेंट है तो उसकी मोल जो होगी उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वो होगी 0.1 मोल। ठीक है, जो थर्ड स्टेप है वो हमारा यूनिटरी मेथड। सो जो हमारा फाइनल इक्वेशन है वो ये है। ठीक है, अब इस इक्वेशन के थ्रू हम ये बोल सकते हैं कि 2C2H6 के लिए हमें जितने ऑक्सीजन कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत है, 7। जो भी कोफिशिएंट है वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, वो मोल को रिप्रेजेंट करती है, ये हमें पता है पहले से। तो यानी 2 मोल ऑफ C2H6 को 7 मोल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए रिएक्ट करने के लिए। ठीक है, तो 1 मोल को कितनी चाहिए होगी, 7/2 चाहिए होगी। तो हमारे पास इसकी जो मोल आई थी वो 0.1 आई थी, तो 0.1 मोल ऑफ C2H6 को कितने चाहिए होंगे, 7.2 × 0.1 दैट इज 0.7/2 यानी 0.35 मोल। ठीक है, 0.35 मोल जो हुआ वो हमारा निकला ऑक्सीजन का। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है रिक्वायर्ड वॉल्यूम। तो अब नंबर ऑफ मोल निकल गया तो वॉल्यूम नहीं निकल जाएगा, हमें फॉर्मूला तो पता ही है ना, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम बाय 22.4 मोलर वॉल्यूम पता है। उस फॉर्मूले की यूज करके हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स कितना होता है, वॉल्यूम बाय 22.5। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल इंटू 22.5 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा, 0.35 है, एंड जो मोलर वॉल्यूम होता है वो 22.5 होता है। इसको इंटू करोगे तो आ जाएगा 7.84। ठीक है, वैसे ही हम CO2 का भी निकाल सकते हैं। CO2 के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे कि जैसे यहाँ पे 2 मोल ऑफ C2H6 के लिए हमें 7 मोल ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी, यहाँ पे 2 मोल ऑफ C2H6 को 4 मोल ऑफ CO2 की रिक्वायरमेंट है। तो 1 को कितनी होगी, 1 को हो जाएगी 4/2 मोल ऑफ CO2। ठीक है, तो 0.1 को कितनी हो जाएगी, 4.2 × 0.1 मोल ऑफ CO2, तो कितना हो जाएगा 0.2 मोल। ये 0.2 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ CO2। तो अगर हमारे पास मोल जब निकल आया तो वॉल्यूम भी तो निकल ही आएगा, जैसे हमने यहाँ पे निकाला था। तो 22.5, तो वॉल्यूम भी उतना आ जाएगा 0.2 × 22.5। इसको इंटू करके देखिएगा तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम 3 स्टेप्स का ही यूज कर रहे हैं। पहले हम निकाल रहे हैं इक्वेशन, बैलेंस कर रहे हैं इक्वेशन को। सेकेंडली जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन दी हुई है उसको हम मोल्स में कन्वर्ट करके कर रहे हैं। तो थर्ड जो स्टेप कर रहे हैं वो हम यूनिटरी मेथड का यूज कर रहे हैं। ये सब सारा जो यूनिटरी मेथड का यूज कर रहे हैं। तो यही चीज होता है, जब हम स्टेप्स में नहीं किस चीज को देखते हैं तो वो हमें कॉम्प्लेक्स दिखने लगती है और फिर हमें वो डिफिकल्ट लगती है, जबकि वो होती नहीं है, राइट। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाएंगे।
इसी तीनों जो स्टेप्स को यूज करके आपको जितनी भी क्वेश्चंस होगी वो सारी यूज करनी है, सारी बनानी है, और बहुत ही इजी होती है. हाँ, रिक्वायरमेंट होती है कुछ कुछ चीजों की. जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है, सबसे पहले आपको एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर याद होनी चाहिए. दूसरी रिक्वायरमेंट होती है कि आपको इक्वेशन को बैलेंस करने आना चाहिए. कुछ कुछ कभी कभी, जैसे अभी ये वाला क्वेश्चन था, यहाँ पे इक्वेशन बैलेंस बहुत किसी से नहीं हो पाता, तो आपको इक्वेशन बैलेंस करना आना चाहिए. और जो थर्ड जो थिंग है वो है आपको मोल कॉन्सेप्ट की जितनी जो फॉर्मूलाज है एटलीस्ट वो आनी चाहिए. ठीक है. क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन, in the following reaction, if 10 gram of hydrogen react with nitrogen, what will be the volume of NH3? What will be the volume of NH3 at STP? यहाँ पे फॉलोइंग रिएक्शन, यहाँ पे आपको एक रिएक्शन जो है वो दी हुई है. रिएक्शन जो है वो है N2 plus 3H2 is equal to 2NH3. ठीक है. रिएक्शन दी हुई है, हमें देखना है ये रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, क्योंकि हमारा फर्स्ट स्टेप जो है वो रिएक्शन बैलेंस देखना है कि रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं. सो N2 यहाँ पे 2 है, नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 2 है. ठीक है. हाइड्रोजन 6 है, हाइड्रोजन, तो ये रिएक्शन जो है वो बैलेंस है. ठीक है. ये हम इसको मेन अपना इक्वेशन ले सकते हैं. सेकेंड जो स्टेप है वो है नंबर ऑफ मोल्स में हम जो भी चीज इन्फॉर्मेशन हमारे रिएक्टेंट में दी हुई है उसे नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है. यहाँ पे 10 ग्राम दी हुई है किसकी, हाइड्रोजन की, तो यहां से हम मोल निकाल लेंगे हाइड्रोजन की. कितना होगा, गिवन मास बाय मोलर मास. मोलर मास कितना हो जाएगा, 2, राइट. सो 2 5 मोल हो जाएगा. ठीक है. सेकेंड स्टेप भी हमने कर लिया, यहाँ पे हमने मोल निकाल लिया. थर्ड स्टेप है यूनिटरी मेथड का यूज करना. यूनिटरी मेथड का कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे अब हमें इन्फॉर्मेशन जो दी हुई है वो हमारे पास हाइड्रोजन की इन्फॉर्मेशन दी हुई है, हमें निकालनी किसकी इन्फॉर्मेशन है, अमोनिया की इन्फॉर्मेशन हमें निकालनी है. ठीक है. तो हम कैसे यूनिटरी मेथड का यूज करेंगे, यहाँ पे हमारे इक्वेशन के अकॉर्डिंग 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन जो है उसके लिए हमें 2 मोल ऑफ NH3 की नीड है ना, इक्वेशन के अकॉर्डिंग. क्योंकि हम जब भी इक्वेशन बैलेंस हो जाता है तो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जो हमारा होता है उसी को हम मोल कंसीडर करते हैं. तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि 3 मोल ऑफ H2 के लिए हमें 2 मोल ऑफ NH3 की रिक्वायरमेंट होगी. तो 1 मोल ऑफ H2 के लिए कितनी मोल की रिक्वायरमेंट होगी, 2/3 मोल ऑफ NH3. यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन कितनी मोल है, 5 मोल. तो 5 मोल के लिए कितनी रिक्वायरमेंट होगी, 2/3 इंटू 5, दैट इज 10/3 मोल ऑफ NH3. अब जब मोल निकल गए तो वॉल्यूम तो निकल ही जाएगी ना. फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू VL बाई 22.4 लीटर. तो V कितना हो जाएगा, 22.4 इंटू नंबर ऑफ वॉल्यूम 22.4. वॉल्यूम कितना है, 10/3. इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर होगा 74.67 लीटर. ठीक है. सो इन दिस वे. क्वेश्चन नंबर 4 इज, हर एक क्वेश्चन में हम 3 स्टेप्स को ही फॉलो करेंगे, जो भी 3 स्टेप्स है. फर्स्ट स्टेप इज तो हर एक क्वेश्चन में हम ये क्वेश्चन सारे स्टेप्स को ही फॉलो करेंगे, जो 3 स्टेप्स है. तो क्वेश्चन नंबर 4 है, एट 25 डिग्री सेल्सियस for complete combustion of 5 mole propane C3H8, the required volume of oxygen
the required volume of oxygen at STP will be now. So ये question है, at 25 degrees Celsius for complete combustion of 5 mole of propane, the required volume of oxygen at STP will be, मतलब यहाँ combustion हो रहा है C3H8 प्लस ऑक्सीजन। क्या मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 2 में ही बताया था कि जब भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन होगा हमेशा CO2 एंड H2O की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे भी वैसे ही प्रोपेन एक हाइड्रोकार्बन है, तो यहाँ पे भी CO2 H2O की फॉर्मेशन होगी, राइट। अब हमें बैलेंस करना है इसे। तो यहाँ पे 3 कार्बन है, तो यहाँ पे हमने 3 लगा दिया। उसके बाद हाइड्रोजन यहाँ पे 8 है, तो इसको 4 लगा दिया। ऑक्सीजन 4 एंड 7 ऑक्सीजन है, 3 6 4 10 ऑक्सीजन है यहाँ पे, तो यहाँ पे 5 लगा दिया। so, इस तरह से इक्वेशन बैलेंस हो गई। सो फर्स्ट स्टेप तो कंप्लीट हो गया। सेकेंड स्टेप क्या है, हमें जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है क्वेश्चन में उसे नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे दिया हुआ है 5 मोल, यहाँ पे पहले से मोल में दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें इसे कन्वर्ट करने की नीड नहीं है। सेकेंड जो स्टेप 2 है वो ऑलरेडी यहाँ पे है। स्टेप 3 इज यूनिटरी मेथड। अब क्वेश्चन में हमें इसकी इंफॉर्मेशन दी हुई है, हमें निकालनी क्या है, ऑक्सीजन के बारे में निकालनी है। यानी अकॉर्डिंग टू आवर इक्वेशन 1 मोल ऑफ प्रोपेन रिक्वायर 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो 5 मोल ऑफ प्रोपेन विल रिक्वायर 5 into 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन, राइट। तो मोल तो निकल गया। अब जब मोल निकल गया तो वॉल्यूम भी निकल जाएगा। वॉल्यूम क्या होता है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू V बाई 22.4। तो V कितना हो जाएगा, 22.4 इंटू नंबर ऑफ मोल्स जो कि है 25। तो आंसर जो है वो हो जाएगा 560 लीटर, ठीक है। इस तरह से हम सिर्फ 3 स्टेप्स को फॉलो करके सारे क्वेश्चंस स्टोइकोमेट्रिक इफेक्ट से निकालें। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लिमिटिंग रीएजेंट। प्रीवियस क्लासेस में हमने इसका एक थ्योरेटिकल बैकग्राउंड ले लिया है कि इसे क्या कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने देख लिए हैं इसके, लेकिन क्वेश्चंस में इसको कैसे यूज किया जाता है ये हम आज की क्लास में देखेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं इसे कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, सो दैट आपको एकदम पता चले कि आखिर लिमिटिंग रीएजेंट होता क्या है, ठीक है। सो इसे एक एग्जाम्पल से पहले देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सैंडविचेस तो हम खाते ही है, तो समझ लो एक चीज सैंडविच बनानी है, चीज सैंडविच, ठीक है। अब चीज सैंडविच बनाने के लिए मुझे क्या क्या चीजों की जरूरत होगी। चीज सैंडविच बनाने के लिए मुझे कम से कम एक बनाने के लिए मुझे 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड चाहिए होगा, प्लस 1 स्लाइस ऑफ चीज चाहिए होगा, तभी पॉसिबल है चीज सैंडविच बनाना। अब मान लो आपके पास आपके किचन में, मैं कह रही हूं कि 4 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड है, ठीक है। और जो आपके पास जो स्लाइस ऑफ चीज है वो आपके पास मान लो 2 है या 1 है, ठीक है। तो आप कितने सैंडविच बना पाओगे। एक चीज सैंडविच, एक 1 स्लाइस ऑफ चीज है और एक ब्रेड स्लाइस है आपके पास, तो आप कितने बना पाओगे सैंडविच, 1 ही बना पाओगे। नेक्स्ट अगर मैं कहती हूँ कि आपके पास जो ब्रेड की स्लाइस है वो है मान लो 2, और आपके पास स्लाइस ऑफ चीज जो है वो मान लो है ये भी 2 है, तो आप कितने बना पाओगे, तब भी 1 ही बना पाओगे, ठीक है। सो यहाँ पे भी एक ही सैंडविच जो है वो रेडी होगा। इससे हम एक चीज देख सकते हैं कि पहले वाली जो केस है हमारी, यहाँ पे चीज जो है उसकी क्वांटिटी कम है ब्रेड के कंपैरिजन में। जो दूसरी केस है वहां पे हमारे पास ब्रेड की जो है क्वांटिटी कम है एज कंपेयर टू चीज के क्वांटिटी से। तो यहाँ पे विदाउट चीज
क्या हम सैंडविच की फॉर्मेशन को इमेजिन कर सकते हैं? नहीं। यहाँ पे विदाउट ब्रेड क्या हम सैंडविच के फॉर्मेशन को इमेजिन कर सकते हैं? नहीं। यानी कि यहाँ से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जिसकी भी क्वांटिटी कम होती है उस पे हमारा जो प्रोडक्ट होता है, जो सैंडविच हमारा प्रोडक्ट है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जिसकी क्वांटिटी कम होती है, और वही डिसाइड करती है अमाउंट प्रोडक्ट्स की। तो यहाँ पे जो चीज है वो लिमिटिंग रीएजेंट हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो क्वांटिटी है वो कम है। यहाँ पे ब्रेड है, इसकी क्वांटिटी कम है, तो यहाँ पे ये लिमिटिंग रीएजेंट हो जाएगा। ठीक है, और जिसकी क्वांटिटी कम है वही हमारे प्रोडक्ट को डिसाइड करेगा, कि उसके बिना तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो जिस तरह से ये वाला एग्जाम्पल है उसी तरीके से केमिकल रिएक्शंस भी होती है। जिस तरह से यहाँ पे एक सैंडविच बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स है ब्रेड की और स्लाइस की, उसकी रेशियो 2:1 होनी चाहिए। उसी तरीके से कोई भी प्रोडक्ट होता है जब वो फॉर्म होता है केमिकल रिएक्शंस के थ्रू, उसमें जो इंग्रेडिएंट्स होती हैं, जो कह सकते हैं जो रिएक्टेंट्स होती है, उसकी भी रेशियो फिक्स्ड होती है। और अगर उस रिएक्शन में कोई एक ज्यादा होगा तो उसको हम एक्सेस रीएजेंट कहते हैं, और जो कम होगा उसको हम लिमिटिंग रीएजेंट कहते हैं। और जो प्रोडक्ट हमारा होगा वो लिमिटिंग रीएजेंट पे ही डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि वो पूरा कॉन्ज्यूम हो जा रहा है। रिएक्टेंट्स तो फिर, एक्सेस रीएजेंट तो फिर भी बच जाएगा, बट जो लिमिटिंग रीएजेंट है वो पूरा कॉन्ज्यूम हो जा रहा है रिएक्शन में। तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो लिमिटिंग रीएजेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे लिमिटिंग रीएजेंट्स दोनों है। सो लिमिटिंग रीएजेंट जो पोर्शन है वो स्टार्ट करने से पहले हमें क्वेश्चंस बनाने से पहले हमें 2 से 3 चीजें जो है वो ध्यान में रखनी चाहिए। द फर्स्ट थिंग इज दैट लिमिटिंग रीएजेंट कॉन्सेप्ट विल बी यूज्ड व्हेन मोर देन टू और मोर देन 2 रिएक्टेंट्स इज गिवन इन योर क्वेश्चन। ठीक है, जहां पे भी 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स होंगे वहां पे लिमिटिंग रीएजेंट की यूज होगी। ठीक है, 2 और मोर देन 2 reactants। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग इज दैट आपको थोड़ा क्वेश्चंस देख के आइडिया लगाना होगा। जैसे अगर आपके क्वेश्चन में सिर्फ अगर आपके क्वेश्चन है फॉर एग्जाम्पल A+B = C, ऐसा कुछ करके दिया हुआ है, और आपको जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है क्वेश्चन में वो सिर्फ A की दी हुई है एंड आपको C का इन्फॉर्मेशन पूछा गया है, उस केस में लिमिटिंग रीएजेंट की यूज नहीं होगी। अगर आप क्वेश्चन में तभी लिमिटिंग रीएजेंट की यूज होगी जब आपको दोनों की इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, दोनों रिएक्टेंट्स की जब इन्फॉर्मेशन दी हुई होगी तो आपका लिमिटिंग कॉन्सेप्ट यूज होगा। द थर्ड थिंग इज दैट लिमिटिंग रीएजेंट वाले कॉन्सेप्ट्स की क्वेश्चन बनाने के लिए हमें, जैसे हम वहां पे 3 स्टेप्स फॉलो करते थे, यहाँ पे हम 5 स्टेप्स फॉलो करेंगे। 5 स्टेप्स फॉलो करेंगे और हम लिमिटिंग रीएजेंट वाले क्वेश्चंस को बनाएंगे। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। नाउ द 5 स्टेप्स जो है उसमें जो फर्स्ट स्टेप है वो वही सेम है। हमें केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है, केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना है। नेक्स्ट है हमें ये पता लगाना है कि क्या ये क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रीएजेंट का यूज होगा। सो लिमिटिंग रीएजेंट कॉन्सेप्ट ये पता लगाना है। ठीक है, थर्ड इज जब अगर ये लिमिटिंग रीएजेंट का कॉन्सेप्ट का अगर उस क्वेश्चन में यूज होगा देन हमें पता लगाना है फाइंड लिमिटिंग रीएजेंट। ओके, स्टेप थर्ड इज फाइंड लिमिटिंग रीएजेंट एंड देन स्टेप 4 इज मोल कॉन्सेप्ट। देन हमें मोल कॉन्सेप्ट का यूज करना है जो कि हमारे पिछले वाले क्वेश्चंस में सेकेंड स्टेप था। 5th स्टेप इज यूनिटरी मेथड। ठीक है, पिछले वाले जितने क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं उन सब में सिर्फ एक रिएक्टेंट की इन्फॉर्मेशन गिवन थी एंड हमें प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन हमें पता लगानी थी। तो उस सारे केसेस में हमें लिमिटिंग रीएजेंट के कॉन्सेप्ट की यूज करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन लिमिटिंग रीएजेंट की कॉन्सेप्ट यूज करने की जरूरत होती है जहां पे आपको जितने रिएक्टेंट्स दिए हुए हैं उन सारे की आपको इन्फॉर्मेशन कुछ ना कुछ मोल्स, वॉल्यूम या मॉलिक्यूल्स के टर्म में इन्फॉर्मेशन दी हुई है, एंड देन उस केस में आपको ये जानना पड़ेगा कि लिमिटिंग रीएजेंट जो है वो कौन। सो ये 5 स्टेप्स होंगे। जो भी क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास लिमिटिंग रीएजेंट वाले, उन सब में हम ये 5 स्टेप्स जो है वो फॉलो करेंगे। ठीक है, सो अब क्वेश्चंस देख लेते हैं थोड़ा लिमिटिंग रीएजेंट से जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 1 है a + 5b c + 3d in this reaction which is limiting reagent, given that a is equal to 10 mole and b is equal to 10 mole। यहाँ पे ये गिवन है कि a जो है वो 10 मोल है एंड b जो है वो भी 10 मोल है। अब हम कैसे इसे पता लगाएंगे कि लिमिटिंग रीएजेंट क्या है? तो लिमिटिंग रीएजेंट निकालने का सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ मोल्स, जिस भी रिएक्टेंट का हम निकालेंगे लिमिटिंग रीएजेंट, जिस भी रिएक्टेंट को हम कंसीडर कर रहे हैं, इसके लिए फॉर एग्जांपल अगर हम ए का ले रहे हैं तो ए का हमें लेना है नंबर ऑफ मोल्स बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 10 है और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ए की कितनी है? 1, यानी कि 10। वैसे ही बी के लिए करेंगे। बी के लिए नंबर ऑफ मोल्स कितनी है? 10। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बी की कितनी है? 5, 2। यानी कि जिसकी भी रेशियो मोल रेशियो को कहते हैं, मोल रेशियो जिसकी कम आएगी ना, इसी को कहते हैं हम लिमिटिंग रीएजेंट। तो 2 और 10 में 2 कम है, यानी कि ये लिमिटिंग रीएजेंट हुआ। तो यानी इस रिएक्शन में बी जो है वो लिमिटिंग रीएजेंट है एंड ए जो है वो है एक्सेस रीएजेंट, राइट। सो इन दिस वे अब एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें वो 5 स्टेप्स जो है वो सब कुछ फॉलो हो जाएगा। इसमें तो ये तो छोटा सा था। एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें वो 5 स्टेप्स जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किए वो सारा यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ 54 ग्राम of aluminium reacts with 160 gram of oxygen, find out weight of product। ठीक है, ये क्वेश्चन है। E54 ग्राम ऑफ, सो ये क्वेश्चन है। यहाँ पे एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन हो रहा है। सो Al + O2 विल फॉर्म Al2O3, राइट। तो स्टेप 1 जो है हमारा वो है, जो भी इक्वेशन है उसको हमें बैलेंस करना है। क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? नहीं, ये इक्वेशन जो बैलेंस नहीं है। यहाँ पे 2 आएगा, 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 है। तो अगर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर हम 3 कर दे, 3 × 2 = 6 एंड यहाँ हम 2 कर दे तो यहाँ हमें 4 करना होगा। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? यस, दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड। 2 × 2 = 4, 3 × 2 = 6। सो ये हमारा मेन रिएक्शन हो गया। ठीक है, नाउ उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है लिमिटिंग रीएजेंट को देखना कि क्या इसमें लिमिटिंग रीएजेंट लगेगा। तो अब मैंने जैसे कहा था कि अगर इन्फॉर्मेशन दोनों रिएक्टेंट्स के बारे में दी हुई है तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि यस लिमिटिंग रीएजेंट वाले जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे यूज होगी। तो जैसे यहाँ पे भी 54 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, 160 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो दोनों की इसमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है, यानी कि यहाँ लिमिटिंग रीएजेंट का यूज होगा। लेकिन क्या इसमें होगा, अगर उसको कंफर्म करना है तो हम एक चीज कर सकते हैं। जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा? हम एक फॉर्मूला जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स के लिए, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास एल्यूमिनियम का कितना है? 54। मोलर मास कितना होता है एल्यूमिनियम का, या फिर मॉलिक्यूलर मास कितना होता है एल्यूमिनियम का? 27 होता है। ठीक है, तो ये 2 हो गया। एल्यूमिनियम का नंबर ऑफ मोल्स जो हुआ वो 2 आया। अब हम वैसे ही देख लेंगे ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा? गिवन मास 160 बाय मोलर मास 32 into 5, 5 × 10, 15, 16, 5 आ जाएगा। ठीक है, सो
अगर नंबर ऑफ मोल्स की जो रेशियो है और जो स्टोइकोमेट्रिक टर्म्स की जो रेशियो है अगर वो सेम आती है तो लिमिटिंग कॉन्सेप्ट का यूज नहीं होगा वहां पे क्योंकि वहां पे इस दोनों का इक्वल आने का मतलब है, ये दोनों क्या है वैसे, ये है एन ए एन बी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए बाई स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी। अगर किसी क्वेश्चन में लिमिटिंग रीएजेंट का यूज होगा तो ये दोनों अनइक्वल आना चाहिए। इन दोनों का इक्वल आने का मतलब है कि दोनों जो हमारे पास रिएक्टेंट्स है वो उसकी क्वांटिटी सेम है, तो कोई भी अफेक्ट नहीं कर रहा है, कोई भी लिमिटिंग रीएजेंट नहीं है अगर ये दोनों सेम आ जाते हैं तो। ठीक है, तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेनी है दोनों रिएक्टेंट्स के लिए, उसकी रेशियो चेक कर लेनी है कि कितनी है। उसके बाद जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट आएगा आफ्टर बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन उसको भी देख लेनी है। अगर इन दोनों की रेशियो जो है अनइक्वल आ रही है यानी कि इसमें लिमिटिंग रीएजेंट कॉन्सेप्ट यूज होगा इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, सो दिस इज द स्टेप 2। स्टेप 3 के लिए हम क्या करेंगे, स्टेप 3 के लिए हमें मोल रेशियो निकालनी होती है, राइट। सबसे पहले हम ए का निकालेंगे। ए के लिए हमें क्या करना होगा, मोल रेशियो के लिए हम क्या करते हैं एन बाई स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो हमने एल के लिए निकाल रखा है 2, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट एल की कितनी है 4, तो क्या हो जाएगा ये हाफ। वैसे हम बी के लिए मोल रेशियो निकाल लेंगे एन बाई एस सी, कितनी हो जाएगी, एन है कितनी बी की जो है एन वो है 160, नहीं सॉरी मोल रेशियो जो है वो है 5, मोल है बी की 5 एंड जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है ऑक्सीजन की वो है 3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1 पॉइंट समथिंग होगा और यहाँ पे 0 पॉइंट समथिंग होगा, यानी कि इसमें इसकी क्वांटिटी कम है, मोल रेशियो जिसकी कम होगी वही लिमिटिंग रीएजेंट होता है, राइट। सो ये हमारी, यानी कि यहां से हमें पता चला कि ए जो है वो यहाँ पे लिमिटिंग रीएजेंट है, यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो ऑक्सीजन पे डिपेंड करेगा, सॉरी नहीं एल्यूमिनियम, एल है जो ए है यहाँ पे, ए मतलब एल्यूमिनियम है यहाँ पे, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो एल्यूमिनियम पर डिपेंड करेगा, राइट। सो दिस इज द थिंग। अब चीज क्या है, अब थोड़ा हम देख लेते हैं यूनिटरी मेथड। तो हमारा थर्ड स्टेप जो है वो तो हो चुका है, हमने पहले बैलेंस कर लिया केमिकल इक्वेशन को, उसके बाद हमने देख लिया कि इसमें लिमिटिंग रीएजेंट का कॉन्सेप्ट यूज होगा कि नहीं होगा। थर्ड स्टेप हमने निकाल लिया कि यस लिमिटिंग रीएजेंट कौन है। अब हमें क्या करना है, फोर्थ जो स्टेप है वो है मोल कॉन्सेप्ट की यूज करना है हमें। तो जो हमारा रिएक्शन था वो था 4Al प्लस 3O2 2Al2O3, ये हमारा रिएक्शन था। अब ये इसमें लिमिटिंग रीएजेंट है, यानी 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम अगर रहेगा तो 2 मोल ऑफ Al2O3 विल फॉर्म, राइट। सो 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम के लिए कितना चाहिए, 2/4 मोल ऑफ Al2O3 बनेगा 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम से। हमारे पास जो हमने कैलकुलेट किया था उस टाइम आया था 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम, इतने ग्राम ऑफ ऑक्सीजन पे, इतने ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम पे जितना 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम हमारे पास आया था। सो 2/4 इंटू 2 मोल ऑफ Al2O3, राइट। सो 2 to 4 यानी 1, यानी 1 मोल ऑफ Al2O3 हो जाएगा, यानी कि सिंपली हम इसका, अब हमारा नंबर ऑफ मोल है, नंबर ऑफ मोल्स का हम फॉर्मूला जानते हैं गिवन मास बाय मोलर मास। तो मोलर मास हमें निकालना है, तो मोलर मास गिवन मास हमें निकालना है, सॉरी गिवन मास हमें निकालना है, तो गिवन मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल कितनी है 1, मोलर मास Al2O3 कितनी होती है 2 इंटू 27 प्लस 3 ऑक्सीजन है तो 3 इंटू 16, 1 इंटू 54 प्लस 48, तो आंसर हो जाएगा 9, 10, 11, 12, 2, 6, 102। सो आंसर हो जाएगा यस 102 ग्राम। ठीक है, सो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लिमिटिंग रीएजेंट की। सो आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा इस क्लास से। सो टिल देन गुड बाय एंड कीप लर्निंग।